एक नाभिक दो हिस्सों में टूटता है जिनके वेगों का अनुपात 2:1 है, तो नाभिक के आकार का अनुपात क्या होगा। तो देखो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ के आप एक चीज़ तो गैस कर सकते हो कि इसमें अगर दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व मतलब मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो इस कंजर्वेशन को देख के हम मैथमेटिक इक्वेशन देख के हम कह सकते हैं कि उनके जो मासेस का रेशियो होगा, वेलोसिटी का रेशियो होगा, उसका अपोजिट होगा मास का रेशियो। यानी कि वेगों का अनुपात हमें 2:1 दिया था, तो आप मेंटली इतना लिख सकते थे कि अगर वेलोसिटी का रेशियो 2:1 है तो उनके मास का रेशियो m1/m2 कितना हो जाएगा, 1:2। ये चीज़ आप मेंटली कर सकते थे, ठीक है, इतना। उसके बाद अब आप ये सोचो, मास का कोई फॉर्मूला होता है क्या जो रेडियस के टर्म्स में हो, क्योंकि हमें रेडियस का रेशियो बताना है। तो हमें अगर हम एज्यूम कर लें कि ये न्यूक्लियर है, उसका साइज जो है, शेप है, वो स्फेरिकल है, तो मास को हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, रो 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे दूसरे वाले को रो इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब। अब रो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि एक ही न्यूक्लियर के दो पार्ट हैं, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, 4/3 पाई से ये कट गया। अब हमें मासेस का जो रेशियो है और इधर रेडियस का क्यूब का दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम रेडियस का r1/r2 निकालेंगे तो उधर क्यूब था तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा, 1/2 का क्यूब रूट हो जाएगा क्योंकि उधर क्यूब था। तो यही ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन, क्योंकि एक का क्यूब रूट एक ही रहेगा और दो का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2⁻1/3। तो इस तरह से इसको करना था क्वेश्चन को, क्वेश्चन इजी है। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसमें हमें एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ी कि वो उसका शेप स्फेरिकल है। अगर आपको एज्यूम नहीं करना है तो डायरेक्ट आप याद रखो जो अभी मैंने ऊपर रिलेशन बताया था कि r1 बटे जो r2 होता है वो क्या होता है, a1/a2 का पावर 1/3। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो उनका रेशियो निकालेंगे m1/m2 का, वो कितना निकालेंगे, 1/2। वही रेशियो होगा मेरा a1/a2 का। तो या तो आप ये चीज़ याद रखो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1/2 की पावर 1/3 करेंगे, तो ये ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। 64 इक्वल साइज की ड्रॉप्स को मर्ज करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है। अगर ईच स्मॉलर ड्रॉप का जो क्षमता है वो c है, तो बड़े वाले बूंद का क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का ट्रेडिशनली आप करोगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन मैंने क्या बताया था, जो ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले और आप आर यानी कि बड़ी ड्रॉप की रेडियस और छोटी ड्रॉप की रेडियस को विदाउट यूजिंग पेन ऑन पेपर कर सकते हो। 64 देखा हमने, उसका क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट का मतलब 4 हुआ ऊपर और नीचे 1 रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जैसे और याद इन तरह के क्वेश्चन में, जैसे नीचे आपको भी दिख रहा है जिसमें आप वी की बात करी गई है, ईच पर विभव पोटेंशियल की बात करी गई है, तो उनमें भी हमेशा आर और आर का रेडियस निकालने के लिए आप ये नहीं कि उनका आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन करो, नहीं, आप केवल 64 को देखो, उनका क्यूब रूट लो। जैसे इसमें था, अभी मैं बताऊंगा तो उसमें 10:1 हो जाएगा, 4:1 रेशियो हुआ। अब हमें पता है कि बड़ी वाली की त्रिज्या 4 है और छोटी वाली की त्रिज्या 1 रेशियो है। अब कैपेसिटेंस होता क्या है, 4πε0 r, यानी कि वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो 4 गुना हुआ था तो सिंपली उसका धारिता भी 4 गुनी होगी। तो अब बताओ इसमें कितना टाइम लगा। हाँ, विभव वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें एक स्टेप आगे जाना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तो आप विदाउट यूजिंग पेन पेपर करोगे। अब जैसे ये है 1000, तो मैंने 1000 को देखा तो बड़ी आर बटे छोटी आर, बिना कुछ सोचे 1000 का क्यूब रूट लेंगे, 10 लिख दिया, नीचे 1 लिख दिया। अब हाँ, यहाँ पे थोड़ा लोचा होता है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वी का, वी अगर जो स्मॉल के लिए बात करें तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, जो कि हमें कितना दिया गया है, 4 वोल्ट। अब बड़ी वाली बूंद के लिए स्टेप आप सीखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। तो वी अब बिगर के लिए अगर करेंगे तो के तो रहेगा, लेकिन क्यू उसमें हो जाएगा कितना, 1000 क्यू, क्योंकि उस पर आवेश 1000 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1000 क्यू, ठीक है, बटे अब आर, आर कितना हो जाएगा, 10 r, क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी वाली जो बड़ी वाली आर है वो कितना हो जाएगी, 10 इंटू छोटी वाली आर, ठीक है। तो यहाँ से 10 से ये 10 कट गया, यानी कि हमें मिल गया 100 के क्यू अपॉन आर, यानी कि 100, और जो के क्यू अपॉन आर है वो हमारा स्मॉलर बिग का कितना है, 4। तो यानी कि इसका आंसर आ गया 400 वोल्ट। तो आई होप कि आप अगर ये दुख इस टाइप के अगर जो बूंदों वाले क्वेश्चन आएंगे मर्ज करने वाले, या तो सी का आ सकता है या वी का आ सकता है। तो अगर सी वाला आया तो बहुत सिंपल है, आप इसको तो बिना पेन के कर सकते हो। और इसमें थोड़ा अगर आप थोड़ा आप अगर रिवीजन कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकली इमेजिन करके ही बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे कभी भी ध्वनि स्रोत और श्रोता के डॉपलर इफेक्ट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आपको हमेशा अपने आप को एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे ले जाना है
और जो ध्वनि सोर्स रहेगा उसको ट्रेन मान लेना है, और जो ऑब्जर्वर श्रोता हो उसको खुद मान लो, मतलब जो श्रोता है वो मैं ही हूँ। फिर ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ। जैसे ध्वनि स्रोत गतिमान है, मतलब ट्रेन चल रही है, उसके पीछे अगर हम खड़े हैं तो जब वो चल रही है यानी कि दूर चली जाएगी, तो फिर जो फ्रिक्वेंसी है उसकी आवृत्ति हमें कैसी सुनाई देगी, मूल आवृत्ति से कम। इसी में अगर वो ये क्वेश्चन ये कहता कि ऑब्जर्वर के पास आ रही है, पीछे ना खड़ा होता, अगर एक गतिमान स्रोत एक श्रोता के पास आ रहा होता तो फिर मूल आवृत्ति से अधिक हो जाता। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, एक श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर यानी कि मैं मील की सायरन की ध्वनि सुन रहा हूँ, यदि वह मील की ओर जा रहा है तो श्रोता को सायरन की ध्वनि, अब देखो मैं अगर एक सायरन यहाँ पे मील है, वो मैं ट्रेन मान लिया, ठीक है, और मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या सुनाई देगी, ये बढ़ती हुई, ठीक है, उसी के पास जा रहे हो तो बढ़ती हुई और दूर जा रहे हो तो घटती हुई। वैसे सिंपल है ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें भी आती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इंक्लूड करी। एक यात्री है, रेलगाड़ी में बैठा है, हाँ देखो ये थोड़ा एक्सेप्शन है कि अगर वो ट्रेन में बैठा है, चलती हुई ट्रेन में अंदर बैठा है, यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो फिर जो आवृत्ति होगी वो इक्वल सुनाई देगी, ना तो कम सुनाई देगी ना अधिक सुनाई देगी, ठीक है। जब श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है तो फिर अगर दूर जा रहा है तो फिर डेफिनेटली कम। अब देखो ये आप याद रखना कि अगर पास आए तो अधिक सुनाई देती है और दूर जाए तो कम सुनाई देती है। और सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है, क्या वो केवल साउंड, जैसे हम ट्रेन के क्वेश्चंस देखते हैं तो यूजुअली ट्रेन के ही क्वेश्चन देखते हैं तो लगने लगता है कि केवल साउंड वेव के लिए होता होगा, लेकिन आप याद रखना है कि ये लाइट वेव और साउंड वेव दोनों के लिए होता है, ठीक है। लाइट वेव मैंने डॉपलर इफेक्ट बहुत अच्छे से पूरा कराया है, आप सर्च करके डॉपलर इफेक्ट सर्च करोगे बाई फॉर एयरफोर्स, मेरे चैनल का नाम भी नहीं लिखोगे तो यूट्यूब आपको रिकमेंड पहले मेरा वीडियो करेगा, ठीक है, इतना अच्छा रेटिंग है उसकी। एक तने हुए तार के तनाव को 96% से बढ़ा दिया जाए तो आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो तनाव और आवृत्ति का रिलेशन, मैंने कुछ रिलेशन आपको बता रखे हैं, जैसे आवृत्ति और तनाव का जो रिलेशन होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी और उसके मोमेंटम का जो रिलेशन होता है कि K=P²/2m, तो इनसे क्वेश्चन इसी तरह के परसेंटेज के आएंगे। और जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है x+y+xy/100। अब आप इतने जीनियस हो कि आप इस फॉर्मूले को लगा पाओ। जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, अगर यहाँ से हम आवृत्ति का वर्ग करें तो वो समानुपाती होगा टी के। अब जिस चीज़ का वर्ग होता है, ठीक है, जिस चीज़ का वर्ग होता है उसका ये फॉर्मूला हमें रिजल्टेंट फाइनल टी देगा। जैसे इसमें पी का वर्ग था, तो कोई अगर कहे संवेग में 20% का परिवर्तन किया जाए, तो इस फॉर्मूले में हम संवेग की जगह पे 20+20+20 रखें, ओवरऑल काइनेटिक लाते हैं। तो इसी तरह से आवृत्ति में इसी में कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें x+y+xy/100 लगा के हमें टी मिलना है, यानी कि 96 लाना है। तो अब सिंपली आपको काम केवल आपका इतना रह गया कि आप ऑप्शन से उठाओ कौन सा फॉर्मूला हमें 96 दे रहा है। जैसे 40+40+40 40 × 40 लगाएंगे तो ये तो इतना ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। तो 80 और 16 96 हमें दिख रहा है, क्योंकि और इनमें ये एक जीरो था और ये सब थोड़ा टफ हो जाते हैं कैलकुलेशन। तो इस तरह से ऑप्शन फ्रेमिंग होती है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा क्लियर है। साउंड का जो पिच होता है वो उसकी आवृत्ति पे, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो उसका लाउडनेस होता है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये दो क्वेश्चंस भी इजी हैं, लेकिन पता होने चाहिए आपको। जो उसका पिच होता है वो आपका आवृत्ति पे निर्भर करता है, तारत्व, और जो उसका प्रबलता होती है, लाउडनेस होती है, वो उसके आयाम पे निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि आयाम के वर्ग के समानुपाती। जितने टाइम में किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की राशि अपने इनिशियल का आधा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अर्ध आयु कहते हैं, हाफ ईयर। अभी आगे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि यूरेनियम था 100 ग्राम था, वो 25 ग्राम रह गया, कितनी हाफ ईयर लगी। थोड़ा पेशेंस रखो, आगे स्लाइड में वो कितने समय के बाद 100 ग्राम यूरेनियम 25 ग्राम हो जाएगा, कितनी हाफ एज के बाद, कितनी अर्ध आयु के बाद। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो मैंने ऐसा नहीं है कि अर्ध आयु में कोई फॉर्मूला याद नहीं कराया है, लेकिन मैंने ऐसे स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन को करने की सिर्फ एक टेक्निक बताई है कि आप इनिशियली उठाओ, कितना था 100 ग्राम, एक हाफ ईयर के बाद 50 हो जाएगा, सीधा आधा करते चले जाओ, 2 हाफ ईयर के बाद 25 हो जाएगा। तो कितनी हाफ एज लगेंगी, हमें 2 हाफ ईयर यानी कि 2 अर्धायु लगी। मेरी बात आप आगे समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे मैंने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं, इनको आप कॉमन सेंस से कर पाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कितने अर्धायु यानी कि कितने हाफ ईयर के बाद किसी सब्सटेंस की जो सक्रियता है वो 6.2% रह जाएगी। सबसे पहले 100% होती है, उसका जब एक हाफ ईयर होगा तो आधा कर दो सीधा 50%, दूसरा हाफ ईयर के बाद 25%,
तीसरा हाफ ईयर के बाद 25 का भी आधा 12.5 होता है, चौथा हाफ ईयर के बाद 12.5 का भी आधा 6.25 होता है। तो हमने देखा एक हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, 3 और 4, यानी कि आधा करना आपको आना चाहिए। तो आपने देखा कि 4 हाफ ईयर के बाद इसकी जो सक्रियता है वो इतने % रह जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको शायद पीछे बताया था एक रिलेशन किसी वीडियो में कि जो उसका अर्ध आयु होता है और उसका जो औसत आयु होता है उसमें एक रिलेशन बताया था 6, 9, 3 ऐसे था इंटू उसका औसत आयु। तो अगर यहाँ से हम टी का और इसकी औसत आयु का यानी कि इसका रेशियो निकालें तो 0.6/1 आएगा। यहाँ से हमें दिख रहा है सिंपली कि उसकी औसत आयु बड़ी होती है अर्ध आयु से, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उसका एवरेज एज यहाँ पे बड़ा होगा उसका हाफ एज से। नेक्स्ट है एक कोई सब्सटेंस है उसकी हाफ एज 4 दिन है, तो उसके 8 पार्ट में से 7 का डिके हो गया तो कितना टाइम लगा होगा। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन आप एक फॉर्मूले से करो कि जो आपका इनिशियली रहा और जो फाइनली बचा उसका पावर आप कर सकते हो = 1/2 की पावर n। ठीक है, अब कितना 8 थे, इनिशियली 8 थे, 7 का 6 हो गया तो फाइनली 1 बचे = 1 की पावर 2। अब 1/8 को हम 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से n का मान मिला 3। अब n का मान 3 मिला तो समय पूछा गया है डिके टाइम क्या होता है n × t हाफ। टाइम n का मान हमने 3 निकाला और t हाफ है 4 दिन, तो कितना है 12 दिन इसका राइट आंसर। नियोन है जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक मास 22 है। इसमें जब 2 अल्फा कण यानी कि 2 अल्फा कण और एक अननोन न्यूक्लियर डिके हो जाता है तो वो अननोन न्यूक्लियर का हमें बताना है वो क्या है। तो देखो इसको हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने लिखा नियोन जिसका एटॉमिक नंबर है 10। अब आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि एक अल्फा कण निकलने पे एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, क्योंकि अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक होता है 2He4, यानी कि एक अल्फा कण निकलने पे 2 की कमी आती है। तो 2 अल्फा कण निकलेंगे तो 10 में कितने की कमी आ जाएगी 4 की, तो यानी कि हमें 6 बचेगा एटॉमिक नंबर। और 6 एटॉमिक नंबर आप देख लो, नाइट्रोजन का 7 है, हो नहीं सकता, ऑक्सीजन 8 और तो कार्बन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आ जाते हैं तो इनको हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। बस आपको ये पता हो कि अल्फा कण जब एक निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। ठीक है, सिमिलरली आप एटॉमिक मास भी लेकर भी कर सकते हो। एक संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक पाथ डिफरेंस और एक फेज डिफरेंस। तो जो संपोषी व्यतिकरण में यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है n लैम्डा, और इसी में अगर फेज डिफरेंस पूछता तो वो होता है 2m पाई। क्या होता है 2m पाई। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखना, ये होता है फेज डिफरेंस और ये होता है m या n जो भी, मतलब वो नंबर ऑफ फ्रिंज होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में कह देता कि दूसरी फ्रिंज, मतलब n m यहाँ पे जो है इसको आप n भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी क्वेश्चन में वो कहता कि संपोषी व्यतिकरण है, तीसरी फ्रिंज के लिए उसका फेज डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पे m का मान 3 रखते तो 6 पाई आंसर हो जाता। क्या हो जाता 6 पाई। तो देखो चीज़ों को रटना नहीं है, बहुत केयरफुली हमें समझते हुए चलना है। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो तो उसमें भी 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एक पाथ डिफरेंस और एक फेज डिफरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आप नोट कर लो, जो उसका वो होता है क्या फेज डिफरेंस, वो होता है 2m-1 या 2n-1 इंटू λ/2 यानी कि तरंग दैर्घ्य बाई 2। यानी कि इस ऑप्शन में सारे ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस लगा दें तो फिर ये वाला मेरा सही हो जाएगा पथांतर। और इसी में अगर डिस्ट्रक्टिव में कलांतर की बात करता तो वो हो जाता 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, अब आशा करता हूँ यहाँ से आपने 4 फैक्ट निकाल के लिख लिए होंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को कभी कभी वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है कि संपोषी ना कह के वो यहाँ पे कहेगा दीप्त, यानी कि ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की अगर बात करेगा तब भी उसको हम संपोषी कंसीडर करेंगे। और अगर विनाशी है इसको आपको अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त यानी कि डार्क फ्रिंज कहे तो फिर वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अब देखो ये मैंने बताया यहाँ पे n या m मैटर नहीं करता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसी सवाल को वो और कैसे पूछ सकता था कि पथांतर बताना है चौथी फ्रिंज के लिए, तो यहाँ n का मान 4 रखते तो यहाँ पे माइनस रहता है। ठीक है, ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे अगर 4th फ्रिंज की बात करता तो n का मान 4 रखते तो 8 में से गया 7 λ/2 हो जाता। अगर इसी में कहता कि पथांतर बताना है 3rd फ्रिंज के लिए तो n का मान 3 रखते तो 6 और -1 5 λ/2 हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चारों ही आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इंटरफेरेंस क्या होता है तो आप थोड़ा समझ लेते हैं, शायद क्वेश्चन ऐसा बन जाए
देखो इंटरफेरेंस क्या होता है जब देखो ये क्या होता है, जो समपोसी होता है, जब जैसे एक इंटेंसिटी आई की, एक I1 की एक रे थी, दूसरी I2 की थी, दोनों को सुपर इम्पोज कराया, तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे जो तीव्रता है वो मैक्सिमम होगी, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे मिनिमम होगी। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है तीव्रता वहाँ पे समपोसी व्यतिकरण होता है, और जिस पॉइंट पे तीव्रता मिनिमम होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। अब आप समझ रहे होगे कि तीव्रता अगर मैक्सिमम है तभी तो वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होंगे, और जहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे डार्क फ्रिंज होंगे। और एक चीज़ और याद रखना, जो भी एक अभी MR के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि क्या लेज़र का, 4 ऑप्शन थे, लेज़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक वेव, इनमें से किन का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, तो लेज़र वाला वहाँ पे आंसर सही था। तो मैं आपको बता दूं, जो इंटरफेरेंस पॉसिबल होता है वो एम्पलीट्यूड उनका कम होना चाहिए। लेज़र का एम्पलीट्यूड बहुत होता है, आयाम बड़ा होता है, इसलिए उन पे अध्यारोपण यानी कि सुपर इम्पोज नहीं हो पाती हैं, इसलिए उसमें लेज़र आंसर सही था। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका तो हो सकता है, और जितने भी मैकेनिकल वेव उनका भी, लेकिन लेज़र का आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी के टर्म्स, अब देखो जो इंग्लिश में है उनमें तो केवल कंस्ट्रक्टिव लिख के आएगा, लेकिन हिंदी वालों के लिए ये नया वर्ड हो सकता है, रचनात्मक भी हमारा संपोषी होता है। क्या होता है? संपोषी। अभी मैंने आपको बताया था फेज डिफरेंस, उसके लिए अब देखो चीज़ें को रिलेट करना सीखो। मैंने अभी आप याद करो, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था फेज डिफरेंस, उसके लिए कितना बताया था? 2m पाई, 2m पाई बताया था। अब इसमें 0 1 2 3 से कुछ भी रखते चले जाओगे आप, तो फिर वो क्या है? 2m पाई, सॉरी यहाँ पे पाई बताया था, 2m पाई। अब जब जीरो रखोगे तो जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, जब आप एक रखोगे तो यहाँ से 2 पाई आएगा, फिर 4 पाई आएगा, यानी कि जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो पाई का हमारा सम गुणा जा रहा है, जीरो से लेके फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो इस तरह से इसमें अगर हम आंसर देखें तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर विनाशी व्यतिकरण का क्वेश्चन होता तो विनाशी व्यतिकरण वाले में जो वो आता है तो पाई का विषम गुणा जाता है, कितना आता है? पाई आ सकता है, 3 पाई आ सकता है, 5 पाई। जो ऑप्शन पाई का विषम गुणज वाला दिख जाए आपको, वो आप डिस्ट्रक्टिव का ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है। एक एकल स्लिट जिसकी चौड़ाई ई है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, प्रथम निम्नलिखित 60 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है यदि, तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो एक मैंने फॉर्मूला जब आपको बताया पढ़ाया था विवर्तन, तो पढ़ाया था ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, जहाँ पे एम अगर प्रथम निम्नलिखित है तो यहाँ पे एन लैम्डा भी हो सकता है। देखो पिछले क्वेश्चंस में भी और अपकमिंग क्वेश्चंस में भी एम या एन, वो आप ये मत सोचना कि ये एम फॉर्मूले में है, यहाँ पे एन, मेरी आदत एम लिखने की है इसलिए मैं एम लिखता हूँ, वैसे नॉर्मली एन नंबर ऑफ फेज तो एन लिखते हैं। अब देखो इसी सिमिलर क्वेश्चन में यहाँ पे उसने प्रथम निम्नलिखित कहा है तो m का मान 1 रख देंगे। इसी में मे भी द्वितीय निम्नलिखित का भी रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, तृतीय चतुर्थ, या ठीक है ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब देखो ई साइन थीटा का मान 60 रखेंगे। देखो ये तो आप याद रख ही लो, विवर्तन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं। तो साइन थीटा का मान, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो ई इंटू √3/2 इज इक्वल टू एम का मान प्रथम निम्नलिखित था इसलिए 1 रखा इंटू लैम्डा। अब देखो कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा? 2 इधर जाएगा और √3 नीचे आएगा, तो 2 λ/√3 यानी कि बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो आप लोग एक फील कर रहे हो एक चीज़ कि अगर छोटे छोटे हम फॉर्मूले सभी चैप्टर से याद कर लें तो फिर मेरे लिए एग्ज़ाम निकालना कोई टफ चीज़ नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं और छोटे छोटे फैक्ट आपको पता है, तो फिर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि लड़का फिजिक्स पढ़ना नहीं चाहता है, मैथ में लगा रहेगा, इंग्लिश में लगा रहेगा, और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में बच्चे फेल होते हैं। ज़्यादा नहीं है फिजिक्स, अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। जो हेल्दी आई रहती है उसकी जो रिजोल्यूशन लिमिट होती है, देखो दो चीज़ें होती है, एक रिजॉल्विंग पावर, एक रिजोल्यूशन लिमिट, विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा। तो देखो इसको पहले मैं रटवाने को रटवा दूं, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचो कि दूर से एक क्या आ रही है, सपोज एक बस आ रही है, जब वो दूर से आती है उसकी सपोज 2 लाइटें हैं, तो दोनों लाइटें आपको नहीं दिखती हैं, पहले एक ही दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो मेरे पास आती जाती है बस, तो फिर उनकी दोनों लाइटें अलग अलग दिखने लगती हैं। तो जो आँख की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो यही होती है कि कितनी डिस्टेंस पे हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को अलग। इस पर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी बना था जो मैंने कराया था। तो क्या होता है कि आप इस फैक्ट को अब याद रखना, जो रिजोल्यूशन लिमिट होती है वो आपकी 1/60 डिग्री
1/60 डिग्री या 1 मिनट होती है। अब जहाँ पे ये ऊपर जैसे हमें 1 मिनट लिखना है या 2 मिनट लिखने हैं तो 2 पे ऐसे, अगर 2 सेकंड लिखना है तो 2 पे 2 बार ऐसे साइन लगाते हैं। तो ये सेकंड का हो गया, ये डिग्री का हो गया, ये 0.5, ये कुछ नहीं होगा। कितना होता है 1/60 डिग्री या 1 मिनट। और इसका वो न्यूमेरिकल भी आप बहुत ज़रूरी है जो मैंने पीछे कराया था, वैसे आप लोग फॉलो कर रहे हो प्लेलिस्ट। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के इक्वल है, तो ये किसका लॉ है? तो देखो इसका जो मैथमेटिकली है लॉ वो सबको पता होगा। देखो आपने जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा है तो उसमें ब्रूस्टर्स लॉ जरूर पढ़ा होगा, जो क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 10 और आई पी, जहाँ पे आई पी होता है पोलराइज्ड एंगल, ठीक है, ध्रुवण कोण। 10 मतलब उसकी स्पर्श या अपवर्तनांक यानी कि एन के बराबर है। तो ये किसका नियम है? ये ब्रूस्टर्स लॉ है, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे मेलस का नियम हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मेलस का नियम क्या होता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि उसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी आपको उतना ही जरूरी है पता होना। अंतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, यदि त्वरक विभव 4 वोल्ट कर दिया जाए तो अब तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सबसे पहले तो इसमें मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है, जो गलती होने के चांसेस है वो कहाँ होते हैं। लड़का क्या करेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv सब ने पढ़ रखा होता है, h/p मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी कर देते हैं। तो वो इस वेलोसिटी को ही विभव समझने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस समझने लगता है, जो एक गलती होती है। तो यहाँ से 4 गुना किया गया तो λ/4 कर देगा, जो कि गलत है। अब मैं आपको बताऊं, आप याद रखना, ये मैं हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वो पॉइंट ज़रूर बता देता हूँ जहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो फिर वो गलती आप नहीं करोगे अगेन। अब इसमें क्या करना है कि अगर ऐसा बात करें एसिलेटेड जो पोटेंशियल है वो 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, आप याद रखना जो एच लैम्डा होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर रूट के। मैंने क्या कहा फिर से ध्यान सुन लो, जो उसकी वेवलेंथ होती है वो उसके एसिलेटेड पोटेंशियल के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अब इसमें ये 4 गुना करा गया है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा λ/2, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ा था तो वो डेफिनेटली घटेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो उनमें कौन सा रिलेशन सही है? तो देखो एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/2m k, इनका स्क्वायर रूट। तो अगर ये k सेम है तो हम देख रहे हैं जो लैम्डा है, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो लैम्डा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट है, तो कौन सा इनडायरेक्टली दिख रहा है? ये ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इसमें ई ऊपर है, इसमें ई नीचे है और स्क्वायर रूट भी लगा है। तो ये भी आपको पता हो कि अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो फिर जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और जिसका वेवलेंथ कम होगी उसका मास अधिक होगा। अब देखो ये तो आपके लिए इजी हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, इनकी गतिज ऊर्जाओं के बीच कौन सा रिलेशन सही होगा? तो देखो लैम्डा बराबर अभी मैंने बताया होता है h/√2m k। अब ये इक्वल है, ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा m के कांस्टेंट हो जाएगा। अगर m के कांस्टेंट है तो m जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा k के। तो अब देख लो किस में जो मास है वो काइनेटिक एनर्जी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में, क्योंकि इसमें ई ऊपर है इलेक्ट्रॉन का और इसमें मास नीचे इलेक्ट्रॉन का, ये इनडायरेक्टली दिख रहा है, तो ये सही हो गया। के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं उनके लिए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही वाला आप तब चूज कर पाओगे जब आप 3 को एलिमिनेट कर लोगे। वो एलिमिनेशन के लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो वैसे तो ये बहुत सारी बातों के थ्रू मैं समझा सकता हूँ। जैसे प्रिंसिपल अगर बात करें स्विमिंग का, तो जो स्विमर होता है वो वाटर पे एक्शन फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स रिएक्शन के रूप में हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तभी वो जो स्विमर है वो आगे फॉरवर्ड कर पाता है, मूव कर पाता है। ऐसे ही अगर बात करें हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं वो अर्थ पे एक्शन फोर्स लगाते हैं, फिर अर्थ से हमें रिएक्शन फोर्स मिलता है उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो हम चल पाते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक ही वस्तु पे कार्य करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं पैर और अर्थ, यहाँ पे भी देख रहे हैं वाटर और स्विमर, तो फिर एक वस्तु का तो गलत हो गया। दूसरा है मैग्नीट्यूड में डिफर होते हैं, जो भी गलत हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोज हमें FAB हमने अर्थ पे लगाया पैरों से, और फिर पैरों से हमें FBA मिला, तो दोनों का सम 0 होगा, तभी ये उस तरफ जाके मैग्नीट्यूड में नेगेटिव बनेगा। तो ये मैथमेटिकली भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के लिए आप अगर ड्राइव किया होगा 12th में,
तब वो मैथमेटिकल आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ट्रांसफर्ड मोशन में न्यूटन का थर्ड लॉ किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो सेकंड लॉ होता है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम्स में हजारों बार आ चुका है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है वो थर्ड लॉ प्राप्त किया जा सकता है। वैसे पूरा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बता दूं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो आपको पता हो, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता क्या है? फोर्स होता है। ठीक है। अब स्थानांतरी गति कह दे या फिर वो कह दे जहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो बात एक ही है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज ए के लिए हम दो बॉडी मानेंगे, एक बी मानेंगे, तो पी बी जो बी के लिए होगा वो पी बी बटे डी टी। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें ये सब पूरा जीरो मिलेगा। और पी को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एफ, जो चेंज इन टाइम, यही तो हमारा एफ होता है, फोर्स होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए जो है हमें जीरो मिलेगा। बाकी आपको फैक्ट की तरीके से आप याद रख लो, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको डिराइव नहीं करवाएगा, वो आपसे केवल आपसे जानना चाहेगा कि क्या आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। तो याद रखना कि जो सेकेंड लॉ होता है उसी में आपका थर्ड लॉ हिडन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है कि m मास है और वेलोसिटी b है। चलता हुआ एक पिंड है, दीवार से टकराता है। ठीक है। और टक्कर के बाद यानी कि आफ्टर कॉलिजन v वेलोसिटी से लौटता है, उसी वेलोसिटी से लौटता है। तो दीवार को दिया गया जो मोमेंटम है वो क्या है? देखो, इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बिफोर कॉलिजन यानी कि टक्कर से पहले जो वेलोसिटी होगी वो माइनस की v होगी। ठीक है। और आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी होगी वो प्लस की v होगी। अब इसको हम कर पाएंगे। अब ये क्यों होगी? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव का फंडा क्या है? क्योंकि नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि वॉल से टुवर्ड्स दीवार की तरफ जा रहा है, और ये पॉजिटिव इसलिए होगी कि जब वो अवे यानी कि उस वॉल से अवे दूर जाएगा तब वो पॉजिटिव होगी। तो इसके लिए अब मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, आने की तब हो रहा होगा एम वी। ठीक है। जब वो उधर दीवार की तरफ आ रही होगी तो टक्कर के बाद जब वो जा रही होगी तो फिर होगा एम वी पॉजिटिव। द्रव्यमान m और वेलोसिटी v से चलता हुआ पिंड दीवार से टकराता है और टक्कर के बाद उसी वेग से लौटता है, तो दीवार को दिया गया मोमेंटम क्या होगा? तो देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बिफोर कॉलिशन जो वेलोसिटी होगी वो माइनस वी होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल है या जो भी जो पिंड है वो वाल के टूवर्ड्स यानी कि वाल की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो मोमेंटम हो जाएगा माइनस का एम वी। मेरी बात ध्यान से सुनना। और जब आफ्टर कोलिशन जब वो लौटेगा, रिटर्न होगा, तब होगा प्लस का एम वी। वो प्लस साइन इंडिकेट करेगा कि वो मूव कर रहा है अवे, यानी कि अवे फ्रॉम द बॉल। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो फाइनल है एम वी, इनिशियल है माइनस का एम वी, और घटाएंगे तो ऋण चिन्ह एक पहले से ही लगा है और एक उसका, तो यहाँ से 2 mv आता है। ठीक है। तो 2 mv इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर कोलिशन जो दीवार को दिया गया जो मोमेंटम होगा वो 2 mv होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार की गेंद सीधी धरातल पर 25 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर उठती है। तो बताइए, 1 किलोग्राम भार की गेंद सीधी धरातल पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर उठती है, तो हमें बताना है कि कितना आवेग लग रहा है, यानी कि इम्पल्स। देखो, इम्पल्स जो होता है, आवेग होता है, वो होता है फोर्स इनटू टाइम। सबको फॉर्मूला पता होगा। अब फोर्स क्या होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम होता है टाइम के, वही तो होता है। तो टाइम से टाइम कट जाएगा, तो हमें दिख रहा है कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम ही तो है, यानी कि संवेग ही तो है। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान 1 किलोग्राम गुणा वेग 25, तो यानी कि 25 न्यूटन सेकेंड इसका आवेग हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता था रिबाउंड वाला। अगर बॉल 10 मीटर पर सेकंड के, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा बढ़ा दूं, अगर रिबाउंड हो रही है बॉल 10 इतनी वेलोसिटी से, देन फिर क्या होगा? तो तब आपका इम्पल्स अगर निकालना हो तो तब आप पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से निकालेंगे। ठीक है। पी फाइनल आप क्या करेंगे? 1 गुणा 10,
अभी मैंने बताया कि कैसे करेंगे, वो तो मैंने पीछे बताया है। 1 गुणा 10 इसलिए क्योंकि मास तो एक ही है, और फाइनल जो आफ्टर जो रिबाउंड के बाद 10 मीटर, और माइनस, अब -1 गुणा, तब वहाँ पे माइनस का 25 रखेंगे जब बॉल रिबाउंड कर रही होगी, तब ये ऋण का ऋण धन होके 25 न्यूटन सेकेंड आएगा। हो सकता है वो रिबाउंडेशन का भी अगर कॉन्सेप्ट पूछ ले तो ऐसे करना है अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में m मास की वस्तु है, मशीन पर रखी है। ये तो सबको पता होगा कि अगर एक समान त्वरण से ऊपर जा रही तो बढ़ जाता है, और नीचे अगर आने वाला केस होता तो घट जाता, भी हो जाता। ऊपर जा रही तो प्लस पॉजिटिव बढ़ने वाला होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक समान वेग से और एक समान त्वरण से, अगर एक समान वेग शब्द वहाँ पे है तब वहाँ पे अनचेंज रहेगा, और अगर एक समान त्वरण वाला केस आए तभी बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लिफ्ट है, इतने एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गतिमान है, तो डोरी का जो टेंशन होगा, तनाव होगा, वो क्या होगा। तो सिंपल इसी से कर सकते हैं। इसी जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, भार का या तनाव वही क्योंकि होता तो वही है, तो क्या हो जाएगा, मास कितना है 250, और जी 9.8 दिया हुआ है, प्लस एसिलरेशन 3 है। अब बस कैलकुलेशन करनी है, मैं 250 और 9 और 3 12.8। अब डेसिमल हटाएंगे तो ये इधर जीरो खत्म हो जाएगा, तो 25 का गुणा हमें 128 में जब करेंगे तो हमें 128 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 4। कितना लिख सकते हैं, 32 गुणा 4। अब 25 और 4 हमें 100 दे देंगे, तो 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का A क्रॉस B होता है, वो क्या होता है, A और B दोनों के लंबवत परपेंडिकुलर होता है। तो इस क्वेश्चन को वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीक में आपको एक वीडियो मिलेगा सेपरेट, जिसमें जितने भी इस तरह के डायरेक्शंस पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं वेक्टर के, वो सभी मैं कराऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों, इसमें आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन ईजी है कि काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज एरर होगी वो क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब हमें इससे तो मतलब नहीं है, एम में कितनी है 3%, प्लस लगाते हैं। अगर ये परसेंटेज एरर का निकालने का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पीछे का वीडियो जाके देख लेना। और पावर आगे आ जाती है 2, वेलोसिटी का कितना है 4, तो इसका 4 और 2, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 8 और 3 11, इसका आंसर हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफर इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी आप देखो कि एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अगर आ गया क्वेश्चन तो वो क्या करेगा, लड़का कि आयतन का फॉर्मूला लिखेगा πr²h। अब πr², 2 r के आगे वाला, अब देख रहा है कि r की परसेंटेज तो दिया ही नहीं है, अब हम इसको कैसे करें। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो अब मैं आपको बताऊं क्या होता है फॉर्मूला, πr²h। अब पाई को छोड़ दिया तो 2 r का क्या होगा, डेल्टा r/r इंटू 100, ऐसे तो लिखते हैं। प्लस h के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा h/h इंटू 100। यही तो अप्रोच होती है परसेंटेज एरर फाइंड करने की। जब आपको परसेंटेज इस तरह से दिया हो कि 10.0, देखो 0.0 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो लीस्ट काउंट है यानी कि अल्पतमांक है वो यहाँ पे 0.1 है, किसमें, लेंथ में। तो लेंथ वाले में हम 0.1 है, और रेडियस में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, यानी कि पॉइंट लेंथ उसकी रेडियस में जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक को लीस्ट काउंट कहते हैं, तो उसमें 0.2 के 2 अंक के बाद डेसिमल होगा, और नीचे आर का मान रखेंगे 4 इस इंटू 100, ठीक है। और इस फॉर्मूले से 2 आगे आ गया, प्लस डेल्टा एच में यहाँ पे 1 अंक के बाद एक जीरो लगा हुआ है तो 0.1 लिखेंगे, बटे एच कितनी है, लंबाई या हाइट एक ही बात है तो वो 10 है इंटू 100। अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई। डेल्टा आर यहाँ पे लिखने के लिए अगर यहाँ पे 10 के बाद 3 जीरो होते सपोज, तो यहाँ पे 0.001 लिखते। जैसे यहाँ पे 2 जीरो थे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा के लिखा। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, ये 25 आएगा, नीचे से ये डेसिमल खत्म करोगे तो ये 1/2 मिलेगा, और इधर आपका ये खत्म हो जाएगा, नीचे 1 जीरो और आएगा तो ये इधर 1 मिलेगा। तो 1 में जब आधा जोड़ोगे तो 1.5 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, और अगर अब आता है एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तनी डोरी में जो चाल है वो इतनी है तो उसकी, अब देखो ये रूट वाला क्वेश्चन भी मैंने ले लिया कि अगर स्क्वायर रूट का आ गया तब आप पावर्स के लिए क्या करोगे। तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी के लिए क्या डेल्टा टी है, देखो सॉरी स्क्वायर रूट में टी है तो t/m का स्क्वायर रूट का मतलब है आधा पावर। अब पावर आगे आ जाएगा तो t 1/2। अब t के लिए कितना है, t के लिए है 2%, तो यहाँ पे 2% लिखा,
प्लस बटे में ये नहीं है कि नेगेटिव लगा दो आप, प्लस m में भी पावर आगे आ जाएगा 1/2 इंटू m का कितना है 3। अब 2 से 2 कट गया तो 3/2 का मतलब 1.5 और 1.5 में 1 जुड़ेगा तो 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें याद रखना कि पावर आधी आगे आ जाती है, ठीक है, और नीचे में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने मीटर लंबा तार है जिसकी जो मूल आवृत्ति है वो 300 हर्ट्ज है, तो तार में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होगी। तो देखो अगर अब यहीं पे पॉज करो वीडियो को, क्योंकि लॉकडाउन अगर ना होता तो आपका एग्ज़ाम हो गया होता अभी तक, ठीक है। तो क्या आप अभी भी प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए? इस क्वेश्चन को आप खुद से अगर कर पा रहे हो तो फिर आप समझो कि तैयारी अच्छी है, अदरवाइज़ आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि n इज इक्वल टू 1/2L, दो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ √T/m, और होप कर रहा हूँ कि ये सब ने 12th में पढ़े होंगे, और चाल के लिए T/m। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन आप देख पा रहे हो क्या, कि अगर हम इसमें इस वाले फॉर्मूले में 1/2L लगा दें, यानी कि 1/2L से डिवाइड कर दें तो हमें n मिल जा रहा है। यानी कि वेलोसिटी की निकालने के लिए हम क्या करें कि अगर हम या इस वाले फॉर्मूले में n में हम 2L का गुणा कर दें तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल रहा है। तो यानी कि इन दो को हम ऑब्जर्व करके ये तीसरा फॉर्मूला बना पा रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला बना पाया तो बस सिंपल हो गया, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। n का मान कितना है 300 हर्ट्ज, 300 में गुणा करेंगे 2 गुणा 2L, अब 2L है 0.25 है तो 2 गुणे 0.25, 0.25 का 2 में गुणा करेंगे तो आधा होगा, और 300 में आधे का गुणा करेंगे तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली जो हमने निकाला वो अब आप ये फॉर्मूला याद रखना, लेकिन इसका ओरिजिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम आया कहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डोरी में फ्रिक्वेंसी 2 गुनी कर दी जाए तो तनाव पहले से क्या होगा। अब देखो आपने अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि v इज इक्वल टू एक लिखा था √T/m, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट हटाएं तो v स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो अब जो है 2 गुनी करी गई है कंपन की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी। अगर ऐसे भी देखें ये वाला फॉर्मूला ना देखें तो v बराबर होता है n लैम्डा, तो यहाँ से n स्क्वायर भी होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो n अगर 2 गुनी करी गई है तो ये 4 गुना हो जाएगा। तनाव कितने गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रिक्वेंसी 50% बढ़ाई गई है तो तनाव बढ़ाएगा। देखो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो तनाव के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जहाँ भी स्क्वायर वाला रिलेशन आएगा वहाँ एक फॉर्मूला लगा देना x + y + xy गुणा 100, यानी कि 50 गुणा 50/100, तो यहाँ से हमें 25 मिलेगा, तो 100 + 25 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे संवेग वाले केस में आप काइनेटिक एनर्जी का जब निकालते हो तो p²/2m निकलता है, ऐसे अगर संवेग में 50% बढ़ा दे और पूछे कि गतिज ऊर्जा में तब 125 होगा, क्योंकि जहाँ पे भी स्क्वायर का रिलेशन मिले पूरी फिजिक्स में वहाँ पे x + y + xy/100 लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि L और 2L लेंथ है, एक ही पदार्थ की रेडियस इक्वल है, उनकी इतने इतने जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी इतनी है, तो टेंशन यानी कि तनावों का अनुपात क्या होगा। देखो एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, वो सिर्फ इसलिए नहीं लिखा था, मैं जो लिखता हूँ वो हर बात इसलिए लिखता हूँ कि वो आप भी अपने नोट्स में लिखो, अगर लिख रहे हो तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आप फिजिक्स की वजह से ही फेल होगे, आई नो। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला आपको याद है, अगर ये याद था तो तनाव का अनुपात बताना है, यानी कि हम ये लेंथ इधर ले जाएंगे तो ये NL बन जाएगा, NL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है √T के। अब NL मतलब अब देखो n कितना था, पहले 100 था फिर 150 हुआ था, तो हमें रेशनलाइज करके हम लिख ले रहे हैं इंटू L, पहले L थी फिर 2L हुई थी, इज इक्वल टू यहाँ पे हम T1/2 का स्क्वायर रूट वो हम लिख नहीं रहे हैं, L से L कट गया, अगर इसको 50 से काटे तो 50 से 2 बार कटेगा और 50 से 3 बार, फिर ये 2 से 2 भी कट जाएगा, 1/3 फाइनली मिलेगा। 1/3 अगर मिलेगा और इधर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब हमें वो मिलेगा। देखो इन चीज़ों को अगर आप सही से ऑब्जर्व कर रहे हो, कंसंट्रेशन से वीडियो देख रहे हो तब तो समझ में आएगा, अदरवाइज ये फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन पे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अगर थोड़ा भी आप कंसंट्रेशन लूज करते हो तो फिर नहीं समझ पा रहे हो। तो देखो कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा आपको। अब ये नेक्स्ट वाला आप सिमिलर अप्रोच से कर सकते हो जैसे ये प्रीवियस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो
मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अब देखो कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं हैं कि मैं अभी आपको उस तरह से चीज़ें प्रेजेंट कर पाऊँ। मैं भी डिजिटल बोर्ड लेके और वो पूरा सेटअप लगा के बाकायदा आपको पढ़ाऊँ। आगे आने वाले समय में इन फ्यूचर में भी हो पाएगा, लेकिन अभी तो आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी आप इधर उधर लूज हुआ तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो फ्रिक्वेंसी है एक ध्वनि स्रोत की, सोर्स की, जो 50 हर्ट्ज है और वो एक वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है, तो जो सेंटर पे अगर कोई खड़ा है तो वो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में। ट्रस्ट मी गाइज, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो इसका क्या होता है आंसर, उतनी ही सुनाई देगी, या ना कम ना ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, अगर कोई व्यक्ति किस वेग से चले कि उसे लाल सिग्नल हरा दिखाई दे। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आप फंडामेंटली देखो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मैथमेटिकली कुछ होती हैं कुछ चीज़ें। तो कैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से हमें अप्रोच करना है। आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है अगर, तो डॉपलर इफेक्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू V/C इंटू लैम्डा वेवलेंथ। ये फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि हमें V निकालना है, तो V अगर इधर ले जाएं तो फर्दर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू सी। अब डेल्टा लैम्डा मतलब चेंज इन वेवलेंथ, तो चेंज इन वेवलेंथ कितना चेंज हो रहा है, 7500 से 5000 से 7500 में 2500 का चेंज हो रहा होगा। तो 2500 गुणा सी कितना है, सी ही है, बटे लैम्डा कितना था पहले 7500 ये 3 बार कट गया, तो सी बटे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी बटे 3। तो आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प हो रही होगी। एक कण 4 सेकंड के आवर्तकाल से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अपनी साम्यावस्था से आधे आयाम की स्थिति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। सिंपली आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखना है, y = sin ωt। ठीक है। केवल आप अगर इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको ऐसी अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आप विदिन 10 सेकेंड इसको कर पाओगे। अब बाई का मतलब विस्थापन कितना विस्थापित हो रहा है, साम्यावस्था से आधे आयाम तक, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे a sin ωt होता है, तो y की जगह में हम आधा आयाम लिख सकते हैं, आयाम का आधा = a sin ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2π/t, जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं। ठीक है, तो a से a कट गया। अब यहाँ पे हमें LHS में 1/2 मिला, 1/2 के हम अगर हम साइन की टर्म में लिखे तो sin π/6 यानी कि sin 30 लिख सकते हैं। इसलिए लिखा हमने साइन के टर्म में 1/2 को, क्योंकि इस साइन से ये साइन खत्म हो गया। ठीक है। अब टी की जगह पे हम 4 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि 4 सेकंड था आवर्तकाल, तो यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है। अब 2 से ये 2 बार कट गया, अब ये 6 है, 2 3 बार कट जाएगा, यानी कि हमें सिंपली दिख रहा है कि 1/3 मेरा आंसर आ गया। टी कितना आ गया, 1/3, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइज। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग बैक करके इसको अच्छे से समझ लेना। 1/3 सेकेंड इसका राइट आंसर है। कैसे आया वो मैंने बता दिया। अब अगर आधा आयाम समझ में ना आया हो तो ऐसे समझ लो, ये इसका इधर जाना और इधर आना, इधर जाना इधर आना, तो जो इसका साम्यावस्था होती है उससे आधे आयाम की स्थिति तक, यानी कि ये a/2 इसलिए हमने लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक मुक्त रूप से यानी कि फ्री फॉलिंग का केस है, ग्रेविटी के नीचे गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, अनडाउटेडली ये ऑप्शन फॉर्मूला होता है, लेकिन इस केस में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना कि अगर फ्री फॉलिंग यानी कि सरल लोलक मुक्त रूप से गिर रहा है, यानी कि मुक्त रूप से गिर रहा है मतलब ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है, ग्रेविटी का मान 0। जब इस फॉर्मूले में हम ग्रेविटी का मान 0 रखेंगे तो किसी के बटे में अगर 0 आता है तो उसका अनंत वैल्यू आती है। कितनी आती है, अनंत, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनंत, इनडेफिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नो डाउट बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। तो यहाँ से क्या है, लड़का गलती क्या करता है कि वो आवृत्ति उसने देखा कि लंबाई, तो वो समझता है कि टाइम पीरियड ही होगा। तो अब ये 4 गुनी करी गई है तो 4 गुनी करेंगे इसको, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 4, तो ये 2 गुना हो जाएगा टाइम पीरियड, लेकिन यही ऑप्शन में दिखेगा। और ये ऑप्शन आपको 2 गुना दिख रहा है, जो आंसर नहीं है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की बात करिए और फ्रिक्वेंसी होती क्या है, टाइम पीरियड का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्वेंसी का मात्रक होता है समय इनवर्स, यानी कि फ्रिक्वेंसी वो होती है वो टाइम पीरियड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब टाइम पीरियड मेरा 2 गुना हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी आधी होगी,
ठीक है, तभी मैं हर बार आपको एम्फेसाइज करता हूँ कि क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टफ के पीछे मत भागो, नहीं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एकदम से जो मैं बता रहा हूँ, जितने वीडियोज़ मेरे हैं प्ले लिस्ट जाके एक तरफ से वीडियोज़ देख डालो, नोट्स बना डालो, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर जो इस चैनल से पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे देखो, और जो पिछले वीडियो है उनका फीडबैक देखो, कमेंट सेक्शन खोलो, ठीक है। बस आप इनको ग्रैब्स करो, जितनी चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ इतने को आप ग्रैब्स कर लो अगर, तो आप फिजिक्स में एक बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड दोलक है, उसकी लंबाई जहाँ पे जी इतना है 1 मीटर है, ठीक है, कहीं पे जी इतना है, सपोज अर्थ पे ही है तो वहाँ पे लंबाई इतनी है। एक किसी ग्रह पे गया है जहाँ पे जी हमारा जस्ट आधा है, आपको दिख रहा है कि 49 और 98 अगर दशमलव हटा दें तो सीधा सीधा आधा जी है। अगर जी आधा हो जाएगा तो अब लंबाई कितनी होगी? हमने फॉर्मूला देखा T = 2π√L/g। अब देखो सेकेंड लोलक है तो वो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये भी कांस्टेंट, 2π भी कांस्टेंट, तो फिर हमारा L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, क्योंकि जी इधर आएगा तो L अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, समानुपाती है, समानुपाती का मतलब है जिस अनुपात में वो घट रहा है उसी अनुपात में लेंथ भी घटेगी, यानी कि ये अगर आधा हुआ है सिंपल तो ये 1 मीटर से आधा यानी कि 0.5 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि आदत मत बना लो कि हर बार हमें पेन और पेपर का यूज़ करना है, विदाउट पेन एंड पेपर भी करने की हैबिट डालो, तभी आप एग्जाम में टाइम सेव कर पाओगे। सिंपल हार्मोनिक करते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ए ऑप्शन, ½ m² x², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मोमेंटम यानी कि संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है संवेग के टर्म्स में क्या होता है, p²/2m, ठीक है। अब किसी पिंड का अगर उसका वो किया गया तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के, अब वो 2 गुना करा गया है मोमेंटम, तो उसका वर्ग करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसी में एक बार और रिवाइज करा दूँ, बता तो मैं हज़ारों बार चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, किसी संवेग अगर 50% बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ जाएगी, नेवी के एग्जाम में बहुत आता है। तो आप सीधा क्या करना, इस परसेंटेज की जगह पे कोई भी परसेंटेज आपको दी जाए, सिंपली एक फॉर्मूला लगा देना, x + y + x × y/100, इतने % आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जैसे इसमें 50 रखेंगे तो 50 + 50 कितना होगा, 100 + 50 × 50 हमारा होगा 2500, और जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो 25, यानी कि फाइनल 125% आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो 50 की जगह पे कोई भी परसेंटेज दी रहे, आप यही फॉर्मूले से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो कैसा फोर्स है? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी की लिस्ट में आपका श्यान बल भी, जो विस्कोसिटी वाला फोर्स होता है, श्यान बल, वो भी आपका असंरक्षी बल होता है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। या तो कहेगा कि अर्थ की तरफ गिर रहा है पिंड, तब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है। अगर वो कहता कि अर्थ से यानी कि ग्रेविटी, देखो ये क्या है कि अर्थ की पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नहीं, ग्रेविटी के टुवर्ड्स है, तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स है यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक बढ़ेगी तो उसकी पोटेंशियल घटेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो आपको पता है कि एक किसी ऊंचाई पे जाके उसकी जो काइनेटिक है, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है महत्तम ऊंचाई पे जाके, तभी तो वो नीचे आ जाता है। मतलब ऊपर जाने पे वो काइनेटिक बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा ऊपर जाने पे घटती है, तो ऊपर जाने पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक जो इस पक्षी है वो आकाश में उड़ रहा है, तो उसमें किस तरह की होगी, काइनेटिक होगी या पोटेंशियल होगी या बोथ होगी? तो मैं आपको बता दूं, स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही होता है, अगर उसकी हिंदी देखो, पोटेंशियल की स्थिति। तो एक पक्षी है, सपोज यहाँ पे उड़ रहा है, तो जहाँ पे उसकी पोजीशन है उसकी वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो उड़ रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन की वजह से काइनेटिक भी होगी, यानी कि बोथ होंगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। याद रखना, उसकी पोजीशन की वजह से स्थितिज ऊर्जा होगी और वैसे गति दोनों होती हैं पक्षी के केस में। IJK, देखो इसके कई बार क्या होता है, वेक्टर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको पता होगा कि आई वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन करेंगे तो वो 1 होता है। इसी तरह से J का होगा, इसी तरह से K और K का होगा, 1 रहेगा। लेकिन अगर इनका हम आई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई वेक्टर में तो वो हमारा 0 देता है, ये तो पता होगा बेसिक। अब ऐसे IJ का गुणा करेंगे तो वो हमें K के इक्वल मिलेगा।
इसी तरह से अगर हम जे और आई का कर दें, जे और आई का कर दें तो माइनस का के मिलेगा। इसी तरह से वो तीनों वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप आपने वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। वैसे मैंने चैप्टर वाइज में अभी वेक्टर नहीं कराया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि देखो अगर आपको प्रॉब्लम्स, वैसे वेक्टर में कुछ ऐसा टफ जैसा है नहीं, अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा तो कमेंट करके बताना। मैं स्पेशली वेक्टर के सारे ही केस आपको अच्छे से एक दिन पढ़ा दूंगा, बिकॉज ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो इसमें सभी चैप्टर से मर्ज हैं क्वेश्चंस। अब क्या है, न्यूटन, इतने न्यूटन का फोर्स लगा के इतना उसे डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, इतना विस्थापित किया जाता है, तो वर्क क्या होता है? तो वर्क आपको पता है, वर्क होता क्या है कि आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वही तो वर्क होता है। तो आप स्केलर प्रोडक्ट निकालना बहुत ईजी होता है। आई और आई तो एक बना देगा, तो और 5 और 2 10, सिंपली आप सबको जोड़ दो, 2 और 3 6। आप प्लस माइनस का बस ध्यान रखना, प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, यानी कि आपको पता है कि आई और आई होगा यहाँ पे आई डॉट आई, जिसका मान 1 हो गया होगा। इसी तरह से जे वाले में जब जे वाले का गुणा होगा तो वो 1 हो गया होगा। तो जब आप इनको सबको जोड़ोगे तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल से कैसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में एक अननोन दे देंगे सी, यहाँ पे सी की जगह पे कई बार के भी दे देते हैं, एक्स दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, तो सी, उसी सी की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों का अगर लंबवत हैं, अगर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट को 0 को इक्वल कर दो, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, मैंने कहा था बस जोड़ दो, प्लस माइनस का ध्यान रखना। 7 का 2 में करेंगे तो 14 होगा प्लस का, माइनस का 3 का माइनस का सी में करेंगे तो ऋण ऋण का गुना धन हो जाएगा, तो प्लस का 3c इज इक्वल टू 0। अब 14 और 10 24, उधर जाएंगे तो माइनस के 24 होंगे, तो 3 से काटेंगे तो माइनस का 8 जूल आ जाएगा, ठीक है। एक मैग्नेटिक नीडल है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम में, तो आपको ध्यान से समझना है। ऑप्शंस हैं टॉर्क लेकिन फोर्स नहीं, या बोथ टॉर्क एंड फोर्स, या नाइदर फोर्स नाइदर टॉर्क, तो इस तरह के आपके ऑप्शंस हैं। तो इसको करने के लिए एक आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभी चुंबकीय सुई का क्वेश्चन आता है, यानी कि मैग्नेटिक नीडल का, कभी कभी डाइपोल का आता है, कहेगा कि डाइपोल को। तो पहले तो आप याद कर लो कि चुंबकीय सुई का अगर क्वेश्चन आए और वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगी और फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी। वो बात अलग है कि यहाँ पे चुंबकीय सुई की जगह पे अगर डाइपोल होता और असमान की जगह अगर यूनिफॉर्म होता, तब आपका जो केवल टॉर्क करती, फोर्स नहीं करती, तब क्या करती? केवल टॉर्क करती। अब केवल रट लेने से काम नहीं हो जाता है, तो पहले इसको समझ लेते कि कैसे, आखिर क्या है। तो सपोज यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है जो असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक, हम यहाँ पे, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम नीडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका नॉर्थ है और ये उसका साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक फोर्स वर्क करेगा और इधर साउथ पोल पे इधर की तरफ फोर्स वर्क करेगा, तो फोर्स होता क्या है? एम बी, और इधर करेगा तो एम बी। अब देखो, अब असमान है तो यानी कि बी, यानी इसे हम B1 मानेंगे और इसे B2 मानेंगे, क्योंकि ये असमान है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल, क्योंकि B1 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहाँ पे B2 है, यानी कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो जाता है, यानी कि फोर्स वर्क ना करता, केवल टॉर्क करता। लेकिन बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे फोर्स भी, रिजल्टेंट फोर्स भी कुछ आएगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगा फोर्स, यानी कि फोर्स भी होता है और टॉर्क भी होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो ही तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। अब समझ लेते हैं कि अगर डाइपोल दे देता है, सपोज, मेरी बात ध्यान से सुनना, कहता है कि एक डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम यहाँ पे रख के देख रहे हैं, और ऑप्शंस सेम रहेंगे, इसी तरह के ऑप्शंस। अब की बार क्या है, यूनिफॉर्म है और डाइपोल को रखा है। सपोज ये डाइपोल है, यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ है इसका साउथ, तो यहाँ पे प्लस एम है और यहाँ पे माइनस एम है, तो इसके कारण इधर फोर्स लगेगा एम बी और इधर लगेगा एम बी फोर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यूनिफॉर्म है, तो यानी कि अब की बार ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों, तो रिजल्टेंट आपका 0, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, यानी कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो फोर्स नहीं होगा, यानी कि बल नहीं होगा, केवल क्या होगा? बल युग्म होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाता। अगर यहाँ पे हो जाता एक डाइपोल है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तब ऑप्शन हो जाता बल युग्म, लेकिन बल नहीं। यानी कि अब आप ब्रीफ में 2 पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट, अगर नीडल वाला क्वेश्चन आए और वो नॉन यूनिफॉर्म में रखा हो,
तो बोथ करते हैं, बोथ आपके एक्सपीरियंस होंगे, यानी कि फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। लेकिन अगर किसी डाइपोल को, दूसरा पॉइंट आप लिख लो, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फिर वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन वो डाइपोल दोनों, ये टॉर्क दोनों ही कंडीशंस में वो फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपकमिंग पेपर में आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक धातु का एक मेटल का तार है, उसको स्ट्रेच करके उसकी रेडियस में 1% का डिक्रीज किया गया है, तो तार के यानी कि रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा। देखो मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन में कोई भी टर्म ऐसा ना रहे जो मैं बाइलिंगुअल एक्सप्लेन ना करूं, यानी कि केवल हिंदी में बोलूं, तो इसलिए इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आई एश्योर यू, जो भी साउथ के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेजर जो लोग हैं कर्नाटका तमिलनाडु वहाँ से कमेंट्स आते हैं, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा कि जितना मुझे आता है उतना मैं बता दूँ आपको। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब अगर मैंने दो कंडीशंस आपको सिखाई हैं, अगर लेंथ आपकी खींच के एन गुनी कर दी जाती है तो रेजिस्टेंस आपका एन स्क्वायर गुना हो जाता है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियस उसकी 1/n टाइम्स कर दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस n की पावर 4 हो जाता है। ये दो पॉइंट आप ऑलवेज आप अपने दिमाग में रखना कि अगर सपोज वो कहता है एक तार है, उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया गया तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। सपोज वो कहता है एक तार है, उसकी त्रिज्या को खींचकर 1/2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगा। ये तो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने बता दिए बेसिक। अब यहाँ पे डायरेक्ट गुना का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज हुआ है त्रिज्या में, तो आप याद रखना इस चीज़ को कि खींचकर 1%। अब मैंने बताया था कि त्रिज्या वाले केस में n की पावर 4 होता है, तो आप प्रतिशत त्रुटि अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो प्रतिरोध परिवर्तन में n की पावर 4 आगे आ जाएगा और 1% ऐसे, और दोनों में इंक्रीज होता था तो 4% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा, यानी कि जो देखो हाइड्रोजन का एक नाभिक है, ठीक है, परमाणु, उसकी ये ऑर्बिटल होते हैं, एक सबसे मिनिमम, फिर ये सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, तो इनकी कुछ रेडियस, इसकी कुछ रेडियस होगी, इसकी ये रेडियस है, इसकी ये है, इसकी ये, यानी कि निम्नतम की रेडियस। तो जो रेडियस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, यानी कि आपको दिया जाएगा कि अब यहाँ से देखें दूसरी का पूछा है तो दूसरी का स्क्वायर कर देंगे, तो आप, मैं देखो क्या कह रहा हूँ कि आपको करना कैसे, एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कि आपको पेन और पेपर नहीं उठाना है। दूसरी दिया है तो दूसरी का, क्योंकि एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4r हो जाता। सपोज यहाँ पे तीसरी कक्षा की पूछता तो तीसरी कक्षा के लिए 9r हो जाता, 9 इनिशियल का 9 गुना, क्योंकि एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप उसको करना चाहो ट्रेडिशनली तो ऐसे भी कर सकते हो कि R1:R2 = N1/N2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे पहली वाली का आर दिया था और दूसरी का मैं एक्स फाइंड करना था, यहाँ पे 1 दूसरी का 4 करेंगे तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। सपोज वो ऐसा करे कि दूसरी का दे के चौथी का पूछे तो यहाँ पे दूसरी का देगा तो यहाँ पे 2/4 का पूछेगा तो यहाँ पे 4 और स्क्वायर। मतलब आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको कुल मिला के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करना है। चैलेंज ये नहीं है कि 2500 के 2500 क्वेश्चन कर लो, भले ही आप क्वेश्चन 20 करो लेकिन सबसे पहले करो, तब आप सफल हो पाओगे। एक रेडियो एक्टिव है, उसकी जो हाफ एज है वो 5 दिन है। किसी नमूने के, अब देखो आप नमूने को देख के परेशान मत हो जाना, बना रहने दो। तो 8 पार्ट्स में से 7 जो हैं वो डिके हो गए, 7 डिस्ट्रॉय हो गए, डिके हो गए, तो कितना टाइम लगा। आखिर 8 पार्ट थे, 7 डिके हो गए तो कितना टाइम लगा। तो मैंने बताया था आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिखो n/n0, जहाँ पे n0 मतलब इनिशियली जो पार्ट था, ऊपर जो फाइनली रह गया उसको आप हमेशा लिख दो 1/2 की पावर n करके लिख दो। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अब इनिशियली कितना था, 8 पार्ट था, 7 उसके डिके हो गए तो फाइनली कितने बचे होंगे, 1 बचा होगा, क्योंकि 7 तो खत्म हो गए, 7/6 हो गए, तो बराबर 1/2 की पावर n। अब 1/8 को हम 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो तुलना कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। केवल n की वैल्यू निकालना ही चैलेंज होता है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी होता है। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, जो डिके टाइम पीरियड होता है, जो विघटन का समय होता है वो t½ गुणा n होता है। यानी कि जो विघटन का समय होता है t½ यानी कि अर्ध आयु कितनी दी गई है सवाल में, 5 दिन, इंटू n का मान हमने कितना निकाला, 3, तो डिके टाइम पीरियड हमारा आ गया 15 दिन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि ये मैं कई बार करा भी चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, तो अब आप एग्जाम में गलत इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कांच के 3 प्रिज्म हैं, ठीक है, उनके जो आधार की मोटाइयाँ हैं, यानी कि उनकी जो बेस की मोटाइयाँ की थिकनेस कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उनकी बड़ विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात यानी कि डिस्पर्सिव पावर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ विक्षेपण क्षमता जो होती है, डिस्पर्सिव पावर होती है प्रिज्म की, वो अगर वेरियस कलर्स के अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हो तो NV माइनस NR, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, -1। ये तो अगर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों, अगर उनकी आपको वो दिए हों क्या, विचलन कोण, तो हो जाता है V का विचलन कोण वॉयलेट का बटे माइनस रेड का और बटे येलो का, ठीक है। इसमें नीचे -1 नहीं होता है अगर यहाँ पे विचलन कोण दिए हों, और अगर न दिए हों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों, तो इस फॉर्मूले से 3 कलर देगा, सपोज वो कहेगा कि बैगनी का और लाल का और येलो का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो विचलन जो बड़ विक्षेपण क्षमता बताओ, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या विचलन कोण देगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब एक और मैं बात यहाँ पे बता दूँ आपको कि कोणीय बड़ विक्षेपण क्षमता जो होती है उसका आप सीधा सीधा याद रखना कि NV माइनस NR इंटू ए यहाँ पे प्रिज्म कोण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों और वो दिए हों तो V माइनस VR, केवल इतना याद रख लो आप, ठीक है। कोणीय बड़ विक्षेपण के लिए ये 2 बातें अब याद रखो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, बड़ विक्षेपण जो क्षमता है वो पदार्थ के थिकनेस या मोटाइयों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1:1, यानी कि सभी में समान, इक्वल, ठीक है। आप याद रखना उसकी मोटाई पे, कहीं आपने फॉर्मूले में मोटाई देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर वाटर है, उसको हीट किया गया है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और जो जिस हीटर से हीट किया गया है उस हीटर का जो पावर है वो 836 वाट है। तो आखिर कितना टाइम लगा होगा उस हीटर को इतना गर्म करने में। तो हीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, हीटर आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में, करता है। बस ये प्रिंसिपल जिसको पता है वो अब इजीली कर लेगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, P इंटू टी होती है, क्योंकि P बराबर होता है W/T, तो एनर्जी यहाँ से देखें तो P इंटू टी हो जाएगी। तो P आपको पावर कितना है 836 इंटू टी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू थर्मल के लिए क्या होता है mc∆T। अब m मास आपका 1 लीटर है तो इसको ग्राम में अगर हम लिखें तो 1000 लिख सकते हैं। c आपको सवाल में दिया जाएगा कि जो स्पेसिफिक वाटर की हीट वो है वो 4.2 है, सवाल में देगा आपको, ठीक है। नहीं भी दी तो याद रखो। और डेल्टा थीटा आपका कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस है 40 से 10 से 40 हुआ तो 30 का हुआ तो इंटू 30। अब आप इसमें केवल 836 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ टी निकल आएगा, तो 836 से सिंपली डिवाइड करोगे तो आपका 150 आएगा लगभग। और डिवाइड करना भी बहुत इजी है, अगर आपको मैं बताऊं कैलकुलेशन थोड़ा, तो उधर कितना था एक बार बता दूं, 1000 था, 4.2 था, इंटू 30 था। अब इसमें जब आप 836 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहला काम आप करोगे कि 4.2 को 3 से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 42 दिया 126, तो यहाँ से 126 और 3 जीरो, ये 1 2 3, एक ये 0 दशमलव हटा देगी बटे 836, इतना तो आप लिख के बैठ जाओगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में है 50 सेकंड, 200 सेकंड, 150 सेकंड, 100 सेकंड। तो आप देखो कि 836 से 2 बार तो कट नहीं रहा है, 2 बार कटने के लिए यहाँ पे 16 होना चाहिए, 8 दूनी 16, तो 2 बार नहीं कट रहा है, तो यानी कि 200 नहीं हो सकता। आप देखो पूरा नहीं करता है, क्योंकि 836 ऊपर होता तब वो पूरा करता है, यानी कि 100 भी नहीं हो सकता, 200 भी नहीं हो सकता। जब पूरा नहीं कट रहा है तो 50 भी नहीं हो सकता, 150 आप सीधा सीधा देखिए, क्योंकि एक बार तो जा रहा है ना, एक बार पूरा जाएगा, तो इस तरह से आपका 150 अप्रॉक्सीमेट आएगा, 150.7 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन किसी स्कूलिंग का नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो मे भी आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक सोडियम लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 6360 एंगस्ट्रॉम, जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी यदि जल का अपवर्तनांक कितना है। तो देखो, कोई भी अगर आपको कुछ नहीं आता है, सिंपली आप एयरफोर्स का पेपर देने गए हो, नेवी का देने गए हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आर्मी टेक्निकल, या जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वेवलेंथ इतनी है, वाटर में उसको इमर्स करने के बाद कितनी होगी, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप याद रखना कि वाटर में जब डुबोएंगे तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे डिवाइड कर दो। अब बटे 3 है तो वो 3 नीचे वाला इधर आ जाएगा, इसको 4 से कट करोगे जब, तो 4 से एक बार जाएगा तो 2 23 हुआ, 4 पंचे 20, 3
9 बार कटा 1590 का गुणा 3 में करोगे तो 4770 आ जाएगा सिंपली। वैसे इसको आप रूल भी कह सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसी तरह से माध्यम में जो तरंग दैर्घ्य होती है वो निर्वात में तरंग दैर्घ्य यानी कि नॉर्मली तरंग दैर्घ्य में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाग दे दें तो, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने एक जब वो पढ़ाया था आपको, आई थिंक क्या पढ़ाया था, विवर्तन, नहीं नहीं नहीं, हाँ शायद तो आपको क्या कहते हैं, एक सेकंड, कुछ कोई एक चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, पूरा फ्रिंज चौड़ाई वाला केस था। जब उसकी फ्रिंज चौड़ाई 0.4 आपको याद आ रहा है, जब उसको बाटर में इमर्स किया गया था तो फ्रिंज नई फ्रिंज विड्थ मतलब चौड़ाई क्या रहेगी, तो उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दिया था। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपसे सिंपली भाग देना होता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिलीव मी। और एक बात और बता दूं आपको कि, और ये बात मुझे बताना वैसे नेसेसरी नहीं लगा, लेकिन अभी 2-3 दिन से ऐसा आपके कमेंट्स देख के फील हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इतना रेलेवेंट कंटेंट आपके स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए, इतना रेलेवेंट कंटेंट कोई फ्री नहीं दे रहा है। केवल लक्ष्य एयरफोर्स एक ऐसा चैनल है जो अभी रिसेंटली जो कंटेंट आ रहा है, इतना जो रिलेवेंट ओरिएंटेड कंटेंट है वो सब फ्री आपको डिलीवर किया जा रहा है। फिर भी आप उसकी केयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो फ्रेंड्स में, मतलब आप हल्के में ले रहे हो अभी। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि धूल के ढोल सुहावने नियर, एक ऐसे कुछ आपने सुना है, तो वही है। मैंने देखा है कि आप क्या मोस्ट चैनल्स जो हैं जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए, वो क्या करते हैं यूट्यूब पे आके 5 क्वेश्चंस सिलेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। फिर उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे देंगे, मेरा कोर्स परचेज करो, ये फलानी इंडिया की टॉप एकेडमी है, ये है फलाना कहीं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो अन अकेडमी पे जाके अपना रेफरल कोड बना देते हैं, ये यूज करो इतना डिस्काउंट पाओ। कुल मिला के यूट्यूब पे कोई इतना रेलेवेंट फ्री में नहीं दे रहा है, लेकिन वही है कि आप लोग को रिस्पेक्ट नहीं है कंटेंट की। लेकिन हाँ, जो लड़के 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, जिन्हें पता है कि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, वो तो ध्यान से सुनते हैं मेरी बातों को और पढ़ते भी हैं। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, ध्यान से पढ़ो और बस इतना कर दो कि वीडियोस को लाइक कर दिया करो, जिससे और भी लड़कों तक जुड़ पाऊँ। ज़्यादा ऑडियंस होगी तो और आपको ही फ़ायदा है। आपको क्या लगता है, जब आप लाइक करोगे तो और ऑडियंस से हम और लोगों से जुड़ पाएंगे, और जितनी ऑडियंस ज़्यादा होगी उतना ही मैं मेहनत करूँगा, उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तक कोशिश करूँगा और अच्छा लाने की। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ये सब किया करो आप लोग, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। एक रेक्टेंगल जो मैग्नेट है तो उसका जो ऑसिलेशन है वो 4 सेकंड है। जब इसको लंबाई के समांतर यानी कि लेंथ के पैरेलल 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो और एक भाग को अगर उठा लें तो उसका ऑसिलेशन क्या होगा। तो देखो इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि कैसे। तो देखो क्या होता है कि फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसने क्या किया, देखो ऑसिलेशन के लिए आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ठीक है, जहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आपको पता ही है डाइपोल मोमेंट, और बी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ कुछ फिगर बना के। यहाँ पे ये हमने ले लिया एक रेक्टेंगल मैग्नेट, ठीक है, ये इसका नॉर्थ हो गया पोल, ये उसका साउथ हो गया। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में हमें कट करना है, तो हम यहाँ पे कितने कट लगा दें, 3 कट लगा दें, 1 2 3 कट लगा दें, तो ये 4 इक्वल पार्ट में हो गया। अब आप देखो कि एम जो है वो ईच का कितना हो जाएगा, एम जब हम 2 पार्ट में करते हैं तो m/2 होता है, लेकिन 4 पार्ट में किया तो m/4 हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्रुव सामर्थ्य नहीं है, आप ध्रुव सामर्थ्य से कंफ्यूज नहीं होना, वो इक्वल रहेगी, वो केवल जब लंबवत काटोगे तभी बदलती है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट है वो तो m/4 हो जाएगा ईच का। ठीक है, और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। ठीक है, जब उसकी लेंथ गिवन है तो mL²। अब मास भी इसका क्या हो जाएगा, लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल काटा गया है, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी, लेकिन मास भी क्या हो जाएगा, 4th टाइम हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। बस ये 2 बातें आपको समझनी थी, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखो आई डैश जो टी डैश हमें होगा वो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम भी होता है। अब आई इनर्शिया क्या होगा m, तो वो 4 मास तो उसका हो गया, और L²/12। ठीक है, क्योंकि वो 4th हो जाएगा, अपॉन में एम बी, अब m m/4 हो जाएगा, इनटू मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा सबका।
अब आप देख रहे हो ये 4 से ये 4 कट होके सिंपली जो इनिशियल टी डैश का फॉर्मूला था वही मिल गया, यानी कि टी डैश जो है वो इनिशियल टी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। ये कोइंसिडेंस है कि ये आ गया इक्वल। आप ये मत समझ लेना कि हर बार इक्वल ही आएगा, बस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। इसका तो दोलन का 4 सेकंड ही होगा, लेकिन अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज आपसे ये कहेगा इसके लंबवत कटवाए, तो मैंने सारे ही केस आपको बताए हैं। सपोज वो 4 भागों में ना कह के 2 भागों में कटवाए, तो अब क्वेश्चंस जो आंसर हैं वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन अब आप समझ गए कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अप्रोच क्या है इसकी, तो अब आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान फ्रीक्वेंसी वाली दो तरंगों के एम्पलीट्यूड का रेशियो 4:9 है, यानी कि उनके आयामों का अनुपात 4:9 है। तो इनके देखो एक सेकेंड, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे बता दूँ। कहाँ, चलो ये क्वेश्चन करा के बता दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैंने नोट डाउन कर लिए, जहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट तो वहाँ पे लिखी हुई अभी मैंने देखा, तो वो मैं बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चंस मैं तैयार करता हूँ, उसके बाद जो मुझे लगता है कि मैं ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये इतनी अच्छी दे सकता हूँ, तो मैं सामने एक पेपर रखता हूँ, उस पर लिख लेता हूँ। तो कभी कभी वहाँ पर भी एक नज़र पहुँच जाती है कि समझाने में, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो इसलिए मुझे दिख गया। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करा दूंगा कि आयामों का अनुपात इतना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम उनकी जो इंटेंसिटी होगी उनका रेशियो क्या होगा। तो मैंने कई बार आपको बताया, एक बार फिर बता दूं कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो अगर पूछा जाए, तो आयामों का इस पहले सम कर दो उनका स्क्वायर, बटे उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को घटा दो उनका स्क्वायर। बस आप ये याद रखो। अब पहले सम करोगे तो 4 में 9 जोड़ोगे 13, 13 का स्क्वायर करोगे 169, बट इस घटाओगे तो 4 में से 9 -5, -5 का स्क्वायर करोगे तो +25, यानी कि 169:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं लास्ट में 2-3 चीज़ें ऐसी जिनसे डेफिनेटली आपको, मैंने उनको अलग से क्वेश्चन बना सकता था उनके, लेकिन वो आपको क्वेश्चन की तरह से ही आप लिख सकते हो। कि क्वेश्चन है कि एक चुंबक, एक जो तार है, ठीक है, एक मैग्नेटिक वायर है स्टील का, उसकी लेंथ एल है, ठीक है, उसको क्या और उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो एम है इनिशियली। अब उसको एल साइज में कन्वर्ट किया गया है, किस साइज में, एल साइज में, और जो उनकी दोनों साइड हैं वो इक्वल है। आफ्टर कन्वर्जन जो आपसे पूछा गया है कि अब जो डाइपोल मोमेंट होगा एम, वो क्या होगा। ऑप्शन आपको ऐसे देगा m/2, m/√2 या कुछ भी दे सकता है। तो 2 पॉइंट आप लिख लो। एक ऐसे ही कह सकता है कि एक वायर है, उसका डाइपोल मोमेंट m है, जब उसको उसी वायर को मोड़ के सेमी सर्कल बनाया गया है, तो अब नया जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा। तो दोनों ही केसेस में एल केस में अगर आ जाए तो जो फाइनली जो होता है वो m/√2 हो जाता है। क्योंकि वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि एक है, उसको हमने दो बराबर भागों में काट दिया तो m/2 हो जाते हैं। तो लड़का क्या करता है, m/2 भी ऑप्शन में दिखता है वही कर देता है। लेकिन अगर एल साइज वाला क्वेश्चन आ जाए तो m/2 नहीं m/√2 करोगे। और अगर सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्ताकार उसको बनाया जाए वायर को, तब भी आपको 2m/π करना है। 2m जो नया डाइपोल मोमेंट होगा m, वो 2π/m करना है। ये 2 क्वेश्चन गाइज किसी मुझे लड़के ने भेजे थे, फिर मैंने उस पर गूगल से रिसर्च की और देखा कि हाँ ये क्वेश्चन वास्तव में किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए। सेपरेट क्वेश्चन बना के भी करा सकता था, लेकिन ऐसे करा दिए। तो आई होप आप लोग इनको लिख लोगे और नोट डाउन कर लोगे।